जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है द एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट फाइनेंस के कौन कौन से एलिमेंट है? तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के जो फाइनेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि मेरे पास जो पैसा आता है वो टैक्स से आता है या दूसरे सोर्सेज से आता है, या दूसरा फिर वो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस से पैसा पूरा ना कर सके तो फिर वो कर्जा लेती है, बोरो करती है। तो वो इंटरनल बोरोइंग होती है जिसको डोमेस्टिक डेट कहते हैं या इंटरनल डेट कहते हैं, या वो फॉरेन डेट लेती है, बाहर से जब कर्जा लेती है किसी और मुल्क से या किसी और बाहर के इंस्टीट्यूशन से लेती है तो वो फॉरेन डेट या एक्सटर्नल डेट कहलाता है। तो ये है गवर्नमेंट की फाइनेंस की कहानी। और जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो डेफिसिट में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो दो तीन चीजों के ऊपर बेस कर रहा होता है। मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि जो बजट है या बजट के अंदर दो चीजें होती हैं। यहाँ पर अगर आप चीज चेक करें तो आपको ये एक टेबल नजर आ रही है। इस टेबल में देखें टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि टैक्स डिवाइडेड बाय जीडीपी, है ना, इनटू 100। इसको हम इनटू 100 इसको हम कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो या टैक्स बर्डन भी कहते हैं। और ये जरा चेक करें तो ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय जीडीपी इनटू 100, ये आपके पास रेशियो आ गई। यानी इसमें जी की बात कर रहे हैं और इसमें टी की बात कर रहे हैं, टैक्स की। तो जी और टी ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर में। टैक्सेस जो हैं वो विड्रॉल में आती हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंजेक्शंस में आती हैं। और आपको यहाँ पे इस टेबल में नजर आ रहा है कि जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहां पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा है। वहां पे देखें उनकी उनकी जीडीपी का आधा से ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर है। जैसे 51% डेनमार्क में गवर्नमेंट का शेयर है। यानी एग्रीगेट डिमांड आपने पढ़ी थी ना, एग्रीगेट डिमांड या जीडीपी की इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये जीडीपी की इक्वेशन थी। और इसमें देखें सी और ये है जी। तो जी का जो शेयर है इस टोटल जीडीपी के अंदर, क्योंकि ये जीडीपी से डिवाइड कर रहे हैं ना, जीई ओवर जी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या जीई कह लीजिए, या जो भी कहना है, ये जी भी कह सकते हैं, सिर्फ जी, ठीक है ना जी। तो जी ओवर जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब ये है कि 50%, 51.2% इसका शेयर है किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। किनका? डेनमार्क के अंदर, फ्रांस के अंदर, और जर्मनी में देखें तो यानी 43%, 50%। इसी तरीके से ये देखें 47 यूके के अंदर, बरतानिया में भी देखें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है अखराजात इन मुल्कों के अंदर। ये इन मुल्कों के अंदर 50% अखराजात जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। ये चीज आपको समझानी थी, क्यों कर रही है गवर्नमेंट का। इसको कहते हैं गवर्नमेंट का साइज। जिस मुल्क के अंदर, यानी साइज ऑफ द गवर्नमेंट बजट, जिस बजट के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक तरफ टैक्स होता है यानी रेवेन्यू, और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये समझ लें कि एक्चुअली उन्होंने आपको दोनों का एक पिक्चर दी है और आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो डिपेंड करता है उसके पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर, नंबर वन, एक फैक्टर ये है। फिर कितनी यानी स्टेट को आपने इन्वॉल्व करना है। फिर उसके अलावा ट्रेड साइकिल के ऊपर, कि अगर किसी मुल्क में ज्यादा रिसेशन आया हुआ है या डिप्रेशन आया हुआ है तो वहां पे गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे करती है ताकि वो रिसेशन से रिकवरी की तरफ जाए। इसी तरीके से पॉलिटिकल कल्चर देखना पड़ेगा कि जहाँ से एमएनए एमपीएस ज्यादा काम करवा रहे हैं अपने हलकों के अंदर, ज्यादा एक्टिव हैं, तो फिर गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चे करती है, तो वरना वो इतने ज्यादा नहीं करती। तो ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर, यानी गवर्नमेंट के बजट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर और उसके ट्रेड साइकिल के ऊपर, कि उस वक्त उसकी इकोनॉमी की क्या पोजीशन है उसके वक्त, ठीक है। और फिर या वो कहीं पे वार टाइम इकोनॉमी तो नहीं, यानी वहां पे कोई जंग जुंग तो नहीं चल रही, वो देखना पड़ता है। तो बहरहाल आगे चलें तो उसके बाद आपको बता रहे हैं, यही बात मैंने आपको बताई कि जो जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी आधी से ज्यादा जो एग्रीगेट डिमांड है वो डेवलप कंट्रीज के अंदर उसमें गवर्नमेंट का ज्यादा शेयर है, यही है ना। इसको मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन भी कहा जाता है
ये एग्रीगेट डिमांड की भी इक्वेशन है और जीडीपी की भी इक्वेशन है। इसलिए उसने कहा कि एग्रीगेट डिमांड, टोटल एग्रीगेट डिमांड के अंदर हाफ से ज्यादा शेयर है किसका, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। और ये आपके सामने है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का शेयर हाफ से ज्यादा, ये देखें 51.2, 52.8 है ना, और ये भी तकरीबन 50 के करीब ही है इधर भी। तो इसका मतलब डेवलप कंट्रीज हैं ये सारे जिनको मैंने निशान इंसर्कल किया। तो उनमें से उनका सी का इतना रोल नहीं है, आई का इतना रोल नहीं है, एक्स का रोल नहीं है जितना जी का रोल है उन उन मुल्कों के अंदर, क्योंकि वो, इसीलिए इनको हम वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खर्चा कर रही होती हैं अपने लोगों के ऊपर। अच्छा, इससे आगे चलें तो मेकअप ऑफ दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के तीन मेन कैटेगरीज हैं एक्सपेंडिचर की। एक को हम कहते हैं, ये मैं बात करूं जी जो है ना, जी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। एक को कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कौन से होते हैं जो गवर्नमेंट चीजों को खरीदने पे खर्चात करती है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, और इसी के अंदर वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की पेमेंट जाती है, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं जिनको हम सरकारी मुलाजमीन कहते हैं, उनकी तनख्वाहें जाती हैं इसके अंदर, ठीक है ना जी। और अगला जो है वो है गवर्नमेंट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वो होती है जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही होती है, रोड्स पे खर्च कर रही होती है, बिल्डिंग्स पे कर रही होती है। ये जी की तीन हिस्से हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तीन हिस्से हैं ये वाले। फिर ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, यानी जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, पेंशंस देती है, इनको हम अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंस देती है डेवलप कंट्रीज के अंदर, हमारे मुल्क में तो नहीं, लेकिन डेवलप कंट्रीज के अंदर जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको पर मंथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, तो वो भी ट्रांसफर पेमेंट्स है। ट्रांसफर पेमेंट्स वो होती हैं जो वन साइडेड होती हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट अपने लोगों से कुछ नहीं लेती, लेकिन उनको सिर्फ देती ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सिडी दे देती है, या फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देती है, या फिर पेंशंस देती है। ये सारा कुछ क्या है, वेलफेयर बेनिफिट्स होते हैं, ग्रांट्स होती हैं जो गवर्नमेंट देती है। ये तीन किस्म के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। और यहाँ पर आप देखें, हम ये यूके का आपको एक्सपेंडिचर का डिटेल दी हुई है कि गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट पेंशन पे इतना खर्च कर रही है, फिर हेल्थ केयर पे देखें इतना खर्च कर रही है, एजुकेशन पे कितना कर रही है आपके सामने, वेलफेयर पे, डिफेंस पे, ये सारा आपको एक वैसे समरी दे के बताया गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखें जी, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है वो दो तरह की होती है, और आप ये बात ध्यान में रखें, जो गवर्नमेंट जी जो होता है, जी हिस्सा, जी किसका पार्ट होता है, जी इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये देखें, ये मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जी अगर बढ़ेगा तो जी के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है ना जी। और अगर इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाती है, और अगर गवर्नमेंट खर्चे कम करेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड कम हो कीमतें। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन मैंने आपको बताई कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जब भी ये जी को इफेक्ट करेंगे तो उसका इफेक्ट किस पे जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। और यही जीडीपी की इक्वेशन भी है, ये भी जरा ज़हन में रखें। तो जी को चेंज कर दें, सी को कर दें, आई को कर दें, एक्स को कर दें, इनमें से चारों में से किसी को भी कर दें, तो हम ये देखेंगे कि आपकी जीडीपी या एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो गवर्नमेंट जब चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाती है, चाहे वो किसी भी शक्ल में बढ़ाए, यानी इन तीनों में से किसी को भी बढ़ा देती है, यानी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा देती है, या ट्रांसफर पेमेंट बढ़ा देती है। इन तीनों को बढ़ाने का मकसद ये है कि जी पे फर्क पड़ेगा, जी बढ़ जाएगा, या अगर तीनों में से कमी करेंगे तो जी में कमी आ जाएगी, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब भी एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करना चाह रही होती है तो वो जी को बढ़ा देती है या कम कर देती है, और उसके मुताबिक वो चलती है। अब अच्छा, अब ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक कमिटेड होते हैं, एक डिस्क्रिशनरी होते हैं। कमिटेड वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट को हर हाल में करने होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लाज में लिखा हुआ है, उस मुल्क के लाज में लिखा है कि इसने ये करना ही करना है, उसमें गवर्नमेंट कोई तब्दीली नहीं कर सकती। और डिस्क्रिशनरी का मतलब ही नाम से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक है, डिस्क्रिशन कहते हैं आपकी मर्जी। तो गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक जो होंगे वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहलाएगी गवर्नमेंट की, और जो गवर्नमेंट उसमें कमी या इजाफा कर सकती है
लेकिन जो कमिटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होंगे वो गवर्नमेंट उसमें कमी या इजाफा नहीं कर सकती, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज के मुताबिक गवर्नमेंट को करने होते हैं। और गवर्नमेंट अगर उसमें तब्दीली करना भी चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट को कानून तब्दील कराना पड़ेगा, फिर कहीं जाके तब्दीली कर सकती है। लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, कानून साजी करनी पड़ेगी, जो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कमिटेड जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो होके रहती है, तो उसमें तब्दीली नहीं आती। डिस्क्रिशनरी के अंदर गवर्नमेंट का जो नॉर्मली देखने में है वो 4% तक तकरीबन उनको गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाता है कि अपनी मर्जी से वो चाहे तो खर्चे कर सकती है। बाकी 96% जो है वो बाई लॉ गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं, जो कानून में लिखे होते हैं। उन्हें हम कमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं। डिस्क्रिशनरी वो होती है जो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट करती है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स। साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स, ये मैं आपको समझाता हूं। और ये मैं कैसे समझाता हूं, ये मैं आपको समझा देता हूं जनाब। इधर यहाँ पे समझाता हूँ, आइए इधर आ जाइए जी। सबसे पहले ये है कि आप ये समझिए कि फिस्कल डेफिसिट या बजटरी डेफिसिट कहते किसे हैं। फिस्कल डेफिसिट्स का मतलब ये होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या गवर्नमेंट के आउटलेज बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, यानी इन अदर वर्ड्स जी जो होता है वो टी से बढ़ जाए तो इसको हम बजटरी या फिस्कल क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बजटरी या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है ना जी, ये मैं लिख देता हूं डेफिसिट। जब भी जी ग्रेटर देन टी होगा तो ये डेफिसिट है। अच्छा, अब इस डेफिसिट की जो है डेफिसिट की जो है दो काइंड समझना जरूरी है। काइंड्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट, तो ये काइंड समझना जरूरी है जी हमारे लिए। काइंड्स ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। काइंड्स ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, मैंने भी बताया कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, वो कि जी जो है वो टी से ज्यादा होता है। अच्छा, अब दो काइंड्स हैं। जो पहली काइंड है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डेफिसिट। स्ट्रक्चरल डेफिसिट। और जो दूसरी काइंड है, ये पहली है, दूसरी काइंड को हम कहते हैं साइक्लिकल डेफिसिट। तो ये दो काइंड्स हैं। लेकिन डेफिसिट्स समझ आ गए ना। डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू, और रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स ही होता है ना, इसलिए रेवेन्यू के लिए टैक्स और स्पेंडिंग के लिए जी यूज कर दिया। तो जी जो है टी से क्या है, ज्यादा है। अच्छा, इस चीज को अगर हम एक ग्राफ से समझें, ये वैसे आपकी किताब में तो नहीं है ग्राफ, लेकिन इससे समझ आ जाएगी आपको कुछ चीजें। वो क्या कि यहाँ पर आप लिख लीजिए नेशनल इनकम, और यहाँ पर आप लिख लीजिए इन रुपीस, जिसमें आपने उसको मेजर करना है। ठीक है ना जी। फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक लाइन है जो कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को शो करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जी को शो करती है। ठीक है ना जी। और ये एक लाइन मैंने आपको बना के दी जो किसको शो कर रही है, ये टैक्स को शो कर रही है, यानी टी को, रेवेन्यू को। और आपको नजर आ रहा है कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला सारा, ये आपको नजर आ रहा है कि ये वो है जिसके अंदर ये डेफिसिट है, जिसको मैंने कलर कर दिया। ये सारा क्या है, ये डेफिसिट है, ये
और ये क्यों बोला? क्योंकि इस हिस्से के अंदर आपको नजर आएगा कि इस हिस्से के अंदर जी जो है वो, चेक कर लें, इस हिस्से के अंदर जी जो है वो टी से क्या है, ग्रेटर देन है ना? चेक करें तो ये जी वाली लाइन ऊपर है, इस जी वाली लाइन को हम, ये येलो थोड़ी सी करके समझा दूं, ये जी वाली लाइन है जो येलो हुई पड़ी है, ठीक है ना जी, ये येलो लाइन जी वाली है, ठीक है ना जी, ये जी वाली लाइन येलो है, ठीक है, और जो रेड वाली लाइन है ये टी वाली टैक्स। तो आपको ये नजर आ रहा है कि इस जगह पर, इस पूरे हिस्से में जी जो है दैट इज ग्रेटर देन टी। तो जब भी जी ग्रेटर देन टी होगा तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, ये डेफिसिट है। इसको क्या शो करते हैं हम? दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अब आप देखें कि इस इनकम लेवल पे, ये फॉर एग्जांपल इस इनकम लेवल पर, फॉर एग्जांपल Y1 पर देखें तो आपको नजर आएगा, ये मैंने वर्टिकली देखूं तो गवर्नमेंट जी इतना है लेकिन टी कितना है, इतना है, इतना है ना, तो ये इतना डेफिसिट है, कितना बोला, ए से लेके बी तक डेफिसिट है एट Y1 इनकम लेवल। Y1 इनकम लेवल पर ए से लेके बी तक क्या है, ये आपको डेफिसिट नजर आ रहा है, ठीक है। अगर फर्ज कर लें कि ये जो इनकम लेवल है ये YF है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की नेशनल इनकम है, और इस पर अगर हम डेफिसिट चेक करें तो ये यहां से लेके यहां तक है, जो सी से लेके डी तक है। तो ये एट YF फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो डेफिसिट है वो सी से लेके डी तक है, ये भी क्या है, डेफिसिट है। लेकिन ये चीज चेक करें कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो डेफिसिट होता है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे डेफिसिट होता है, उस डेफिसिट को, ये दोनों डेफिसिट हैं, लेकिन जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे डेफिसिट होता है इसको जनाब हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डेफिसिट। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल डेफिसिट। और ये जो डेफिसिट Y1 पे है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट से, यानी Y1 जो है, अगर आप चेक करें तो Y1 इज लेस देन YF, है ना, Y1 इज लेस देन YF, यानी इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बिलो है Y1 इनकम लेवल। तो इफ नेशनल इनकम इज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो जो डेफिसिट इस जगह पे आएगा उसको हम कहेंगे साइक्लिकल डेफिसिट। समझ आ गई जी? ये डेफिसिट, ये वाला जो डेफिसिट है ये साइक्लिकल डेफिसिट है, ये वाला जो डेफिसिट है ये स्ट्रक्चरल डेफिसिट है। तो दोनों मैंने डेफिसिट्स आपको समझा दिए। तो ये डेफिसिट्स, पहले डेफिसिट समझाया, डेफिसिट सारा कलर्ड एरिया है, ये भी डेफिसिट है, ठीक है ना जी, ये सारा क्या है, ये सारा डेफिसिट ही है। और ये दोनों क्या है, ये डेफिसिट है यहां से यहां तक। और ये सारा जो कलर किया हुआ था हमने, ये सारा जो कलर है, ये मैं दोबारा से कलर करके बता रहा हूँ, इस सारे कलर्ड एरिया के अंदर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर, ओ सॉरी, दोबारा बना लेते हैं। ये जो येलो लाइन है ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग की लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये टैक्स की लाइन है, ठीक है ना जी। तो ये कलर खत्म कर देता हूं मैं, ओए फिर खत्म हो गया, दोबारा से कर लेते हैं। ये जी लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, सॉरी, ये कौन सी लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये टैक्स की लाइन है, ठीक है ना जी। तो ये आपको समझ आ गया। और बाकी ये जो शेडेड एरिया है वो मैंने आपको बता दिया कि शेडेड एरिया किसको शो कर रहा है,
ये सारा जो शेडेड एरिया है ये सारा डेफिसिट को शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला सारा एरिया ये डेफिसिट को शो कर रहा है, ठीक। ये डेफिसिट जिसको मैंने कलर कर दिया, ये किसको शो कर रहा है, ये फिस्कल डेफिसिट को शो कर रहा है, कलर्ड एरिया। ओके, तो अगली बात ये समझाइए कि जो डेफिसिट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे एग्जिस्ट करेगा, जो डेफिसिट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करेगा वो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है। जो बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर करेगा वो साइक्लिकल डेफिसिट, ठीक है ना जी। तो ये किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये एट वाई एफ। स्ट्रक्चरल डेफिसिट कौन सा होता है, जो कि दैट एग्जिस्ट एट वाई एफ, जो वाई एफ पे एग्जिस्ट करता है उसे हम स्ट्रक्चरल डेफिसिट, लेकिन है दोनों ही डेफिसिट। डेफिसिट क्यों है, क्योंकि दोनों के अंदर जी जो है वो टी से क्या है, ग्रेटर देन है। यही मैं आपको बता रहा था स्ट्रक्चरल डेफिसिट क्या होता है और साइक्लिकल डेफिसिट क्या होता है। तो जो साइक्लिकल डेफिसिट है वो साइक्लिकल डेफिसिट है, तो वो साइक्लिकल डेफिसिट नाम से भी जाहिर है कि साइक्लिकल डेफिसिट डिपेंड करता है ट्रेड साइकिल पे, उसका ताल्लुक ट्रेड साइकिल से है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेड साइकिल, वो ट्रेड साइकिल पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ गई। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो करता है ट्रेड साइकिल पे डिपेंड, लेकिन जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है वो नहीं करता ट्रेड साइकिल पे डिपेंड, ठीक है ना जी। ये बातें क्लियर हो गई आपको। अच्छा, अब मजीद बुक से पढ़ते हैं, आपको समझाता हूँ मजीद। तो ये देखिए, ये हमारा टॉपिक था साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल डेफिसिट। मैंने आपको बताया कि साइक्लिकल डेफिसिट वो है जो जिसके पीछे क्या फैक्टर होगा, जिसके पीछे ट्रेड साइकिल का कोई फेज होगा और उसकी वजह से जो भी डेफिसिट होगा, खास तौर पर रिसेशन और डिप्रेशन होगा, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और टैक्स रिकवरी भी इतनी नहीं होगी क्योंकि इकॉनमी में डिप्रेशन है या रिसेशन है, तो उस वजह से गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में चला जाएगा। इसको हम कहेंगे साइक्लिकल डेफिसिट। लेकिन अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है लेकिन उसके बावजूद भी डेफिसिट में जा रही है इकोनॉमी, तो उसे हम स्ट्रक्चरल डेफिसिट कहते हैं। अब सवाल ये है कि साइक्लिकल डेफिसिट की क्या वजूहात होती हैं। साइक्लिकल डेफिसिट की जी दो वजूहात हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स और दूसरे को हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। इसकी वजह से, और मैंने अभी आपको बताया कि जो साइक्लिकल डेफिसिट है वो डिपेंड किस पे करता है, ट्रेड साइकिल पे, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स जो होते हैं, स्टेबलाइजर कहते हैं जो स्टेबल रखते हैं, और ऑटोमेटिकली वो होते हैं। और उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो चीजें हो जाती हैं। कैसे भला, कि इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में क्या आ गया, रिसेशन आ गया, तो रिसेशन होने की वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ही नहीं जब होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अब लोग बेरोजगार हो गए तो अब गवर्नमेंट खुद ब खुद सामने आएगी और गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, तो गवर्नमेंट की जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा। और आपको पता है कि ट्रांसफर पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक हिस्सा है, अभी समझाया आपको। तो ट्रांसफर पेमेंट में इजाफा हो जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट मैंने अभी बताया था ना कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का एक हिस्सा है। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के तीन हिस्से हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है ना जी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, रिसेशन आने की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी,
क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो गई है। एग्रीगेट डिमांड ही नहीं होगी तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि डिमांड होगी तो कारखाने चलेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसा नहीं है। तो अब क्या क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका ये नतीजा ये निकलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी उसके नतीजे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के नतीजे में गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी। तो गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स जब बढ़ेंगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट के, जाहिर सी बात है कि एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स जब बढ़ेंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, मतलब रिसेशन के नतीजे में क्या होगा कि एक तो गवर्नमेंट को अखराजात ज़्यादा करने पड़ेंगे, और दूसरा जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा। टैक्सेस भी कम करेगी गवर्नमेंट, लगाएगी, क्योंकि मुल्क के अंदर हालात ही बहुत बुरे हैं, रिसेशन आया हुआ है मुल्क के अंदर। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या नतीजा निकलेगा? डेफिसिट। ये डेफिसिट जो है ये साइक्लिकल डेफिसिट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या है? रिसेशन है। और रिसेशन क्या है? ट्रेड साइकिल का एक फेज है। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी, इसलिए इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर पेमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी, टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, ताकि जो है ना वो लोगों को फायदा दिया जा सके, क्योंकि लोगों के पास पहले ही पैसे नहीं है। तो ये चीज है। दूसरा जो है वो साइक्लिकल डेफिसिट की दूसरी वजह जो है वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है। कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए या रिसेशन का जो है उसको फेज को कम करने के लिए बजाते खुद जो है वो खर्चात में इजाफा कर देती है, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट का बजट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। तो ये साइक्लिकल डेफिसिट की दूसरी वजह गवर्नमेंट खुद है, जो गवर्नमेंट खुद डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर करती है, जिसके नतीजे में डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि साइक्लिकल डेफिसिट का ताल्लुक जो है वो ट्रेड साइकिल के साथ होता है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने आज जो है वो अखराजात करती है तो वो इस उस पे कर रही होती है कि कल को वो उसको पे कर देगी। जब इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, तो वो उसको वापस कर देगी। और आज जो वो टैक्स नहीं लगा रही तो बाद में वो टैक्स ज्यादा करके उसको वो पेमेंट इंटरेस्ट भी पे कर देगी। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो साइक्लिकल डेफिसिट्स के अंदर गवर्नमेंट को लेंड भी कर देते हैं, कर्जा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गवर्नमेंट जो है वो जिस सूद पर कर्जा ले रही है वो अफोर्ड भी कर सकती है, और उन्हें ये भी पता होता है कि गवर्नमेंट वापस भी कर देगी। तो ये है जी। नंबर टू जो डेफिसिट है वो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है। मैंने अभी बताया कि स्ट्रक्चरल डेफिसिट वो होता है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो डेफिसिट एग्जिस्ट करे, इसका मतलब कोई रिसेशन नहीं है इकोनॉमी में, कोई डिप्रेशन नहीं है, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन फिर भी डेफिसिट में जा रही है, गवर्नमेंट का बजट फिर भी डेफिसिट में जा रहा है। तो क्या वजूहत है? तो उसकी वजूहत ये है कि गवर्नमेंट ने खुद अपना रोल बढ़ा लिया है, अपना रोल इकोनॉमी के अंदर बढ़ा लिया है। यानी गवर्नमेंट जैसे डेवलप कंट्रीज के अंदर मैंने आपको बताया कि 50% से ज्यादा गवर्नमेंट अखराजात कर रही है, उनकी एग्रीगेट डिमांड में या जीडीपी में उनका शेयर 50% से भी ज्यादा है। तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली उनकी इकोनॉमी तो डेवलप है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, लेकिन फिर भी डेफिसिट में है, क्योंकि उन्होंने अपना अखराजात ज्यादा किए हुए हैं। वेलफेयर स्टेट है, फ्री एजुकेशन दे रही हैं, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज दे रही हैं, हाउसिंग दे रही है लोगों को। तो इस वजह से गवर्नमेंट का डेफिसिट में जाना बनता है। फिर पास्ट की जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने इतने कर्जे लिए होते हैं, जैसे हमारे मुल्क में हुआ है जब ये खान साहब की गवर्नमेंट आई है, इमरान खान की। तो प्रीवियस गवर्नमेंट के इतने अखराजात थे जिनको पूरा करते करते ही उनके सारा बजट जो है वो डेफिसिट में चला गया, और मजीद उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट और ज्यादा कर्जे लिए ताकि वो पिछले कर्जे चुकाए जा सकें और उनके इंटरेस्ट दिया जा सके। तो उसके नतीजे में उनका बजट डेफिसिट में चला गया। और फिर क्या है कि बाज़-औक़ात स्ट्रक्चरल डेफिसिट पे इसलिए भी इकॉनमी चली जाती है कि बाज़-औक़ात गवर्नमेंट को इमरजेंसी खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई वार छिड़ जाती है, कोई और इशू आ जाता है। जैसे अभी ये कोविड की सूरत हाल है, तो गवर्नमेंट को अब ज़ाहिर सी बात है कि उसके लिए वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी, अखराजात करने पड़ेंगे, उसके नतीजे में उनका बजट क्या चला जाएगा? डेफिसिट में। इवन कि वो गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट पे, वो इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, लेकिन फिर भी उनको उनका बजट डेफिसिट में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब कभी ये इस तरह के रीजंस होती हैं जिसके नतीजे में उनकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी डेफिसिट में चली जाती हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उनको वहाँ पर खर्चे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, और उसके नतीजे में गवर्नमेंट का यही जो डेफिसिट होते हैं उनको पूरा करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। कर्जे लेगी तो डेट बढ़ेगा, डेट जो उस मुल्क, और ये सारे डेफिसिट ही इकट्ठे होकर डेट बनते हैं। एक्यूमुलेटेड डेफिसिट्स इज इक्वल टू डेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जितने डेफिसिट होते हैं उतने डेट बढ़ते चले जाते हैं, और डेट के ऊपर जारी सी बात है उनको सूद भी देना होता है और असल रकम भी वापस करनी पड़ती है। इस वजह से जब उनको उनका बजट डेफिसिट में जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट में होने के बावजूद भी, तो उनको उनके लिए एक सोर्स ये होता है कि वो पैसा इकट्ठा करें, कर्जा लें। तो कर्जा लेने के लिए उस मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो अपना बॉन्ड इशू करती है, और उसके ऊपर उनको सूद भी ज्यादा देना पड़ता है दूसरे दूसरे बॉन्ड्स की निस्बत, क्योंकि उस गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रॉब्लम ये होता है कि उनको पता होता है ये गवर्नमेंट पहले कर्जे पे जा रही है, और इस वजह से वो लोग गवर्नमेंट को अपनी जो है ना उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो डेफिसिट की वजह से लोग उसको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते, इस वजह से उनको रिस्क प्रीमियम देना पड़ता है। ज्यादा कर्ज, ज्यादा सूद पे वो उनको अपने बॉन्ड्स या अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू करना पड़ता है, जिसके नतीजे में उनका डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको कर्जा तो मिल रहा है लेकिन ज्यादा सूद पे मिलता है, जिसकी वजह से मजीद सूद, उनको मजीद कर्जा बढ़ जाता है ज्यादा सूद देने की वजह से, और ये एक साइकिल चल 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 पड़ता है जिसे विशियस सर्कल जैसे होता है, ये शुरू हो जाता है उनके लिए। तो अब इस स्ट्रक्चरल डेफिसिट को डील करने के क्या तरीके हैं? उसको डील करने के ये 3 तरीके आपके सामने है कि पहला ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको कोशिश करे कि कम सूद पे जो है वो कर्जा ले। दूसरा ये है कि ऑस्टेरिटी मेजर लेके आए, जैसे हमारी ये गवर्नमेंट आई, इमरान खान की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने सब गवर्नमेंट के इदारों को ऑस्टेरिटी मेजर्स भेजे, यानी सादगी इख्तियार करें, अखराजात कम से कम करें। और उसमें यह है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको पेंशन बेनिफिट्स खत्म कर देती है, रिमूवल ऑफ पेंशन बेनिफिट्स, लोगों को, सरकारी मुलाजमीन को निकाला जाता है उसमें से। गवर्नमेंट खुद अपना किरदार या अपना एक्सपेंडिचर कम से कम कर देती है, और लोगों से कहती है, सरकारी इदारों में रहने वाले काम करने वाले लोगों से कहा जाता है कि आप खर्चे कम से कम करें ताकि गवर्नमेंट के अखराजात कम से कम हों। ये ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, सादगी जिसे कहते हैं। और फिर ये होता है कि एक तरीका ये होता है गवर्नमेंट अपने एसेट बेचना शुरू कर देती है, जैसे पीआईए को बेच दे, जैसे पाकिस्तान रेलवे को बेच दे, पाकिस्तान स्टील मिल को बेच दे। ये जो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट उनके एसेट होते हैं या गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती हैं, एसओईज, उनको बेच के वो अपना डेफिसिट पूरा करने की कोशिश करती है। अपनी लैंड होती है गवर्नमेंट की, उसको बेच देती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके जरिए वो डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा, ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है फंक्शंस ऑफ द टैक्सेशन। देखिए, मैंने आप लोगों को टैक्स पहले समझाया था। मैंने आपको कहा था कि टैक्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी। ये मैं आपको मजीद थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ ये समझाया था जनाब टैक्स के बारे में कि टैक्स इज compulsory payment which is paid by the residents of country for these payments people would not demand any direct benefit from the गवर्नमेंट। ये है जी डेफिनेशन किसकी भला? टैक्स की, जो मैंने पहले भी शायद आप लोगों को समझाई थी, लेकिन एक दफा फिर समझा रहा हूं टैक्स की डेफिनेशन कि टैक्स कंपलसरी पेमेंट है। कौन देंगे?
पेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नंबर 3 जो इसमें बात है कि वुड नॉट डिमांड एनी डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये 3 चीजें हैं जो कि जी टैक्स के लिए जरूरी है। टैक्स कंपल्सरी पेमेंट है, पहली बात, लाजमी अदायगी है। कौन देंगे? उस मुल्क में रहने वाले लोग, जो भी उस मुल्क में रहेगा। पाकिस्तान में लोग रहेंगे तो पाकिस्तान के रहने वाले लोग कर्ज अपना टैक्स देंगे। अब वो रहने वाले कौन हैं? वो हम भी हो सकते हैं, वो दुनिया से भी लोग यहाँ पे आके अगर रह रहे हैं तो वो भी देंगे, क्योंकि वो क्या कहलाएंगे? रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इन पेमेंट्स के बदले में, जो ये टैक्स पेमेंट आप करते हैं, उसके बदले में आप गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मांग सकते। पीपल वुड नॉट डिमांड एनी डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये 3 बातें समझनी है आपने। एक, टैक्स के लिए क्या है कि टैक्स कंपल्सरी पेमेंट है। कौन देता है? उस मुल्क के रहने वाले लोग लेते हैं, रेजिडेंट्स। और फिर उसके बदले में कोई डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट से नहीं मांगेंगे आप। ये टैक्स की डेफिनेशन में शामिल है बात। अच्छा, अगली बात ये है कि जो टैक्स की काइंड्स हैं वो समझने की जरूरत है हमें। काइंड्स ऑफ द टैक्सेशन, काइंड्स ऑफ द टैक्स। काइंड्स ऑफ द टैक्स मैं आपको समझा दूं। इसमें एक चीज ये है कि टैक्स जो है, टैक्स मींस टैक्स रेट। टैक्स रेट इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम या इनकम। ठीक है जी, टैक्स रेट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। टैक्स रेट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये मैं लिख दूं यहाँ पे, टैक्स रेट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। देखें, ये बात समझें जरा। अब ये है कि अगर टैक्स की काइंड्स हमें पता हो कौन कौन सी होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, एक को हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स, एक को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, एक को हम कहते हैं जी डिग्रेसिव टैक्स। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। फिर हम कहते हैं जी एक और काइंड है जिसको हम कहते हैं एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स, कॉम्पाउंड, कंपाउंड टैक्स। ठीक है, ये 7 काइंड्स, और उसके बाद 2 काइंड्स और भी समझना जरूरी है, और वो हैं डायरेक्ट टैक्स और फिर है इनडायरेक्ट टैक्स। ये 2 काइंड्स भी आपको समझना जरूरी है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूं प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, ये सारी चीजें मैं समझाऊं। अगर इनकम के, ये मैंने अभी बताया कि टैक्स रेट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अगर इनकम बढ़े और टैक्स भी बढ़े, इनकम कम होने से टैक्स कम हो जाए, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है टैक्स का और इनकम का। और अगर ऐसा हो जाए तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक हो गया जी। प्रोग्रेसिव टैक्स आसान है कि टैक्स और इनकम का अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अच्छा, इनकम बढ़े और टैक्स रेट कम हो जाए, इनकम कम हो और टैक्स रेट बढ़ जाए, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये पॉजिटिव था, ये क्या है? नेगेटिव है। अगर नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो इसे हम कहते हैं
रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स समझ गए, ये दो काइंड समझ आ गई। इसके बाद तीसरा है, तीसरा ये है कि इनकम के बढ़ने से या कम होने से अगर टैक्स रेट सेम रहे तो इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। ये तीन क्लियर। उसके बाद है जी, ये तीन मैंने बता दिया आपको, कौन कौन सी, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। इसके बाद है जी डिग्रेसिव। डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? डिग्रेसिव जो टैक्स होता है वो दो चीजों का सम अप होता है। एक होता है शुरू में वो होता है प्रोग्रेसिव, और फिर वो हो जाता है प्रोपोर्शनल, यानी दोनों होते हैं। जैसे एग्जांपल कि ये इनकम है, ये टैक्स रेट है। अब फर्ज करें कि इनकम 1000 रुपया है तो टैक्स है 2%, इनकम 1100 है तो टैक्स 3%, इनकम 1200 हो गई टैक्स 4%, इनकम 1300 हो गई इनकम 5%, इनकम 1400 हो गई टैक्स 6%, इनकम 1500 हो गई 6%, 1600 हो गई 6%। अब आप देखें तो आपको नजर आएगा कि यहां तक ये क्या है, प्रोग्रेसिव है। फिर क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये टोटल मिलकर क्या हो जाएगा, डिग्रेसिव, कि जिसमें प्रोग्रेसिव का एलिमेंट भी आ गया और प्रोपोर्शनल का एलिमेंट भी आ गया आपके सामने। यहां तक ये प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव है, और ये क्या है, ये वाला सारा, ये वाला हिस्सा क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। तो जब दोनों हिस्से आ जाएंगे तो इसे हम डिग्रेसिव टैक्स कहेंगे। ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स मैंने अभी बता दिया, एग्जांपल मैं इधर दे देता हूँ। ये वाई है, ये टैक्स है कि इनकम 1000 है तो ये 2%, इनकम 2000 है तो ये 4%। ये देखें इनकम बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव है। इनकम कम हो रही, टैक्स भी कम। अच्छा इधर देखें इनकम और टैक्स, ये 2000 है, ये सॉरी ये 1000 है, इनकम 1000 है और ये कितनी है, 2000 है। ये 4%, ये 2%। ये आपके सामने इनकम बढ़ रही है, टैक्स कम हो रहा है, इनकम कम हो रही है, टैक्स बढ़ रहा है, नेगेटिव रिलेशन। इसकी एग्जांपल ले लें, ये वाई है, ये टैक्स है, ये 1000 है, ये 2000 है, 2%, 2%। समझ गए? इनकम के बढ़ने या कम रहने से टैक्स रेट क्या रह रहा है, सेम। तो ये मैंने आपको चारों समझा दिए। अच्छा अब आ जाइए कि स्पेसिफिक टैक्स और एड वैलोरम टैक्स जो है वो समझ लें। स्पेसिफिक और एड वैलोरम टैक्स ये समझा दूं। स्पेसिफिक टैक्स जो वो होता है उसको इसको हम कहते हैं पर यूनिट टैक्स। जो आपकी क्वांटिटी पे टैक्स लगता है उसे स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। और ये टैक्स लगता है टैक्स ऑन वैल्यू, जो मालियत पे लगेगा वो एड वैलोरम, जो टैक्स ऑन क्वांटिटी पे लगेगा वो स्पेसिफिक। तो दोनों में फर्क समझ आ गया? जैसे मैं आपको समझा दूं इधर कि आप पूछें जी कि जो टैक्स ऑन क्वांटिटी है वो क्या है, वो स्पेसिफिक टैक्स है। जैसे आप कहते हैं जी कि पर फैन पे जो टैक्स है या पर सिगरेट पे जो टैक्स है वो इतना है, तो ये टैक्स क्वांटिटी पे लग रहा है ना, कि पंखा की मालियत जो मर्जी हो लेकिन उस पर इतना टैक्स लगेगा हर हर पंखे के ऊपर, या सिगरेट की मालियत जो मर्जी हो लेकिन उसकी क्वांटिटी पर सिगरेट पे इतना टैक्स लगेगा। तो ये होगा स्पेसिफिक टैक्स।
लेकिन अगर आप मालियत के लिहाज से लगाएंगे कि ये पंखा 5,000 रुपए का है और ये पंखा दूसरा ये 10,000 रुपए का है, तो 5,000 रुपए वाले पंखे पर इतना टैक्स लगेगा और 10,000 वाले पंखे पर इतना टैक्स लगेगा। तो ये वैल्यू को देख के जब टैक्स लगाएंगे, मालियत को यानी देख के टैक्स लगाएंगे, तो वो एड वैलोरम टैक्स होगा। समझ गए? और अगर आप दोनों चीजें देख के लगाएंगे तो उसे कंपाउंड कह देंगे। कंपाउंड टैक्स इन दोनों को देख कर सम अप होता है, यानी जिसमें आप क्वांटिटी पर भी टैक्स लगाते हैं और वैल्यू पर भी टैक्स लगाते हैं, उसे कंपाउंड टैक्स कहते हैं। दोनों, जिसमें दोनों एस्पेक्ट आ जाते हैं, क्वांटिटी भी और वैल्यू भी, उसे कंपाउंड कहते हैं या कॉम्पोजिट भी कहते हैं बाजू का। ठीक है, ये अब मैंने 7 काइंड्स आपको समझा दी। इसके बाद 2 काइंड्स मजीद समझनी है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं ये अब आपको समझाने लगा हूं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उसके लिए 2 चीजें और समझनी पड़ेंगी। एक को हम कहते हैं टैक्स इम्पैक्ट और दूसरे को हम कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। ये मैंने पहले भी समझाई थी आपको। और ये मैं टैक्स इम्पैक्ट का मतलब है टैक्स पेड फर्स्टली, और इसका मतलब है टैक्स पेड फाइनली। ये फर्स्टली है और ये क्या है, फाइनली है। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि अगर टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब होता है बर्डन, बोझ, ये सेम हो तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है? और अगर टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस में फर्क हो तो उससे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये फर्क है। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा था इनकम टैक्स। एग्जांपल, इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स किस पे लगेगा, मेरी इनकम पे। तो फर्स्टली भी मैंने ही पे करना है, फर्स्टली भी मैंने ही पे करना है और फाइनली भी मैंने ही पे करना है। फर्स्टली और ये क्या है, फाइनली। तो फर्स्टली भी मैंने पे करना है, फाइनली भी मैंने पे करना है, तो टैक्स इम्पैक्ट भी मेरे पे है और टैक्स इंसिडेंस भी मेरे पे ही है। तो इसलिए ये कौन सा टैक्स हो जाएगा, ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स की एग्जांपल भी यही है कि मेरी प्रॉपर्टी है और टैक्स लग के आ गया, तो फर्स्टली भी मैंने पे करना है, फाइनली भी मैंने पे करना है। लेकिन अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें तो सेल्स टैक्स में ये होता है कि टैक्स इम्पैक्ट किसी और पे होता है और टैक्स इंसिडेंस किसी और पे होता है। जैसे फर्ज कर लें कि एक चीज है, शैम्पू है, उसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 100 रुपया और उस पे सेल्स टैक्स कितना है, वो 10 रुपये है। तो कंज्यूमर प्राइस कितनी बन गई, वो बन गई 110 रुपये। तो अब इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले 10 रुपये जो ये टैक्स है, ये कौन पे करता है, सेलर। और उसके बाद कीमत में शामिल करके किससे ले लेता है, बायर्स, बायर से वो वसूल कर लेता है। तो फर्स्टली कौन पे करता है उसमें, फर्स्टली पे करता है बायर, सेलर, और फाइनली कौन पे करता है, बायर। तो इसका मतलब इम्पैक्ट और इंसिडेंस बराबर नहीं है। इम्पैक्ट पहले होता है, इम्पैक्ट होता ही फर्स्टली है, वो किस पे होता है, वो सेलर पे होता है, और फाइनल जो बर्डन कौन पे करता है, वो सेलर पे करता है। तो इम्पैक्ट किसी और पे हो रहा होता है और इंसिडेंस किसी और पे हो रहा होता है। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। किसको बोला, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले किसने टैक्स पे किया, तो टैक्स इम्पैक्ट किस पे हुआ, सबसे पहले सेलर ने पे किया तो इम्पैक्ट इस पे हुआ। फाइनली किसने पे किया, बायर ने, तो टैक्स इंसिडेंस किस पे हुआ। तो एक ही पार्टी पे नहीं है ना, तो टैक्स इम्पैक्ट सेलर पे है, टैक्स इंसिडेंस बायर पे, दोनों बराबर नहीं ना हुए। जब दोनों बराबर नहीं है, दोनों पार्टीज डिफरेंट होगी, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया।
लेकिन इनकम टैक्स के अंदर और प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर इंसिडेंस भी उसी शख्स पे है और इम्पैक्ट भी उसी शख्स पे है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी समझ आ गई आपको। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपको समझने की जरूरत है। तो इसके अंदर इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये बात समझ में आई, बराबर ना होने का मतलब ये है कि सेलर ने सबसे पहले पे करके उसके बाद इस टैक्स को शिफ्ट कर दिया बायर के ऊपर, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स जो है उसका एलिमेंट जो है वो मौजूद है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के अंदर नो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, इसमें शिफ्टिंग ऑफ टैक्स नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, अब आपकी किताब के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैं आपको जरा दिखा दूं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है जो इस किताब में लिखी हुई है, मैं भी दिखाता हूं आपको। वो कहाँ पे है? ये देखें, इसने कहा है जी के ये मैं भी दिखाता हूं आपको। हाँ, ये देखें, ये कहता है कि डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्ट पेड बाय अ पर्सन टू द रेवेन्यू अथॉरिटी, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि इज कलेक्टेड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी फ्रॉम एन इंटरमीडियरी who then attempts to pass on the tax to consumers and price to sell, ये जैसे ही है। तो ये भी ठीक है कि जब आप डायरेक्टली रेवेन्यू अथॉरिटी को पे कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स है, और जो आप इंटरमीडियरी के थ्रू कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन ये कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं है। अच्छी डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको समझाई कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस एक ही शख्स पे होता है या एक ही इदारे पे होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में वो डिफरेंट एंटिटीज के ऊपर होता है। अच्छा, वापस आ जाइए, जहाँ यहाँ पे आ जाइए जहाँ से हमने ये शुरू किया करना था टॉपिक, वो ये कि फंक्शंस ऑफ द टैक्स। मैं आपको बता रहा था कि टैक्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो टैक्स यानी टैक्स क्यों लगाते हैं, या टैक्स के क्या वाई गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स, है ना? ये सवाल क्या है, वाई गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स, आखिर गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है, क्यों टैक्स लगाती है? तो उसकी वजूहात, नंबर वन कि गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है टैक्स लगा के, पहली वजह। और क्यों करती है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट ने हम लोगों को क्या देनी होती है, मेरिट गुड्स देनी होती है, यानी डिफेंस करनी के ऊपर अखराजात करने होते हैं, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वगैरह वगैरह, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। नंबर टू, गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करना होता है। मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसका मतलब ये जी गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। तो जब भी जी बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। अगर एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रही है, अगर एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर में इजाफा कर देगी। और अगर गवर्नमेंट जो है वो एग्रीगेट स्पेंडिंग को कम करना चाह रही है तो फिर वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देगी। अच्छा, सॉरी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि गवर्नमेंट अगर नेशनल इनकम के ऊपर जो है वो कोई स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देखना चाहती है। देखें, जब भी गवर्नमेंट टैक्स में इजाफा करेगी तो टैक्स में इजाफा होने की वजह से आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लायर आपने पढ़ा था, उसमें आपको पता है कि टैक्स जो है वो असल में क्या है, ये लीकेजेस में आता है या विड्रॉल में आता है। तो विड्रॉल जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से निकल जाती होती है, आपको पता है। तो जब वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के असर को कम करता है, उससे नेशनल इनकम का वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब जब भी टैक्सेस बढ़ेंगे तो टैक्स मल्टीप्लायर की वजह से आपकी जो नेशनल इनकम है वो कम हो जाएगी। और जब नेशनल इनकम में कमी आएगी तो आउटपुट में, यानी इसका मतलब कम आएगी, आउटपुट कम हो जाएगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये इफेक्ट पड़ेगा तो टैक्स मल्टीप्लायर की वजह से। उसके बाद गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगाती है? गवर्नमेंट इसलिए टैक्स लगाती है कि वो सोशल जो बैड्स होती हैं उनको कम करना जब चाह रही होती है। जैसे जैसे स्मोकिंग है तो गवर्नमेंट ने सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाएगी, क्योंकि वो क्या है, वो सोशल बैड्स हैं। सोशल बैड्स यानी चर्स है, फ्यूम है, या पोल्यूशन है,
या नॉइस है या फिर ये सिगरेट है, इनको कम करने के लिए इनके ऊपर टैक्स लगा देती है ताकि ये सोशल कॉस्ट लोगों को कम से कम बेयर करनी पड़े। सोशल बैड्स की सूरत में सोशल बैड को कम करना चाहती है या सोशल कॉस्ट को कम करना चाहती है। फिर गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगाती है? ताकि गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके इनकम की, क्योंकि अमीरों पर टैक्स लगाएगी और वो पैसा इकट्ठा करके गरीबों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी वो टैक्स लगाती है। और आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है कि वो अपनी इंडस्ट्री को बचा सके, अपने मुल्क की इंडस्ट्री को बचा सके, क्योंकि जो इंपोर्टेड आइटम्स आती हैं बाहर से उनके ऊपर जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो वो महंगी हो जाएंगी। जब वो महंगी होगी तो लोग इंपोर्टेड आइटम्स नहीं खरीदेंगे और अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे और उससे उनकी मुल्क की इकॉनमी चलेगी। इसलिए गवर्नमेंट फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए अपनी इंडस्ट्री को टैक्स लगाती है। इसको हम इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ द गुड टैक्स। देखिए, इसको हम इसी टॉपिक को हम कैनन्स ऑफ टैक्स भी कहते हैं। कैनन्स ऑफ टैक्स, टैक्स के असूल, टैक्स आयद करने के असूल। यानी अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके मुल्क के अंदर टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो, जैसे हमारे मुल्क में देखें 9% 10% के करीब हमारे पास टैक्स इकट्ठा होता है जीडीपी का। और आपने अभी पढ़ा है टेबल के अंदर कि दुनिया के अंदर टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है, ये आपके सामने। डेनमार्क में 49% टैक्स इकट्ठा होता है, फ्रांस में 44.6%, इंडिया में 18.6%, और हमारे मुल्क में टैक्स टू जीडीपी रेशो 9% है। 9%, इसका मतलब हमारे मुल्क के अंदर बहुत कम है अभी भी। अब हमारे मुल्क में दुनिया से देख लें तो अभी भी 9% टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। इंडिया हमसे डबल है और डेनमार्क देखें 49 है, हम सिर्फ 9 है। अंदाजा कर लें, इसके बावजूद हमारे मुल्क के लोग रोते हैं कि टैक्स बहुत है। तो भाई टैक्स दोगे तो मुल्क चलेगा ना। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ही आपके मुल्क के अंदर, ये पाकिस्तान की मैंने बात की है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है। ये आपके सामने, मैं गलत बात नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये पाकिस्तान के अंदर 9% है। समझ गए? अच्छा, तो अब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में पैसा ज्यादा इकट्ठा हो, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इन कैनन्स पे अमल करना चाहिए। ये कैनन्स जो अब हम 2.6 में पढ़ रहे हैं, यानी हमें हमारे मुल्क के जो गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए कि इन इन कैनन्स को अप्लाई करे, तो इस मुल्क के अंदर टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके लिए ये कैनन्स किसने दिए थे? इनमें जो पहले 4 कैनन्स हैं ये एडम स्मिथ ने दिए थे। एडम स्मिथ आप जानते हैं, एडम स्मिथ इज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसकी किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस। उस किताब में उसने ये 4 बताए हैं गुड टैक्स के कैनन्स, असूल। कैनन कहते हैं प्रिंसिपल्स। और ये क्यों है कि अगर इन पे अगर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अगर चाहती है कि उसके पास टैक्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाए, तो उनको चाहिए कि इन कैनन्स को फॉलो करे, तो वो टैक्स ज्यादा इकट्ठा कर लेगी। जैसे हमारे मुल्क में टैक्स के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है हमारे मुल्क में, तो एज एन इकोनॉमिस्ट आप उन्हें बता सकते हैं कि ये वाले आप अगर कैनन्स को फॉलो कर लें तो आपके मुल्क की टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगी। जैसे पहला कहते हैं कैनन ऑफ इक्विटी। इसका मतलब ये है कि लोगों की उनकी एबिलिटी के मुताबिक टैक्स लिया जाए। जो ज्यादा टैक्स दे सकते हैं उनसे ज्यादा टैक्स लो, जिनको जो कम टैक्स दे सकते हैं उनसे कम टैक्स लो। इसे कहते हैं कैनन ऑफ इक्विटी। उसके बाद दूसरा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब होता है यकीन। इसका मतलब ये कि टैक्स सिस्टम आपका इतना अच्छा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए तमाम लोगों के लिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे मुल्क में टैक्स का फॉर्म ही फिल करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था पहले जमाने में, अब तो काफी बेहतर हो गया, लेकिन पहले इतना मुश्किल होता था टैक्स को फॉर्म फिल करना कि लोग टैक्स लॉयर्स को फीसें देते थे और बाज़ औक़ात तो वो टैक्स पे ही नहीं करते थे कि इतना मुश्किल सिस्टम, हम टैक्स पे कैसे करें। तो टैक्स के लिए
वेल डिफाइंड कर दें और इसको आसानी से समझना, आम बंदा भी समझ सके और टैक्स पे कर दे, तो ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। फिर टैक्स क्योंकि टैक्स पेयर ने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट उनके लिए कन्वीनियंस पैदा करे, आसानी। आसानी कब है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं उनके पास कैसे, हाउ और व्हेन, यानी कैसे और कब लोगों को पैसे मिलते हैं और कब वो खर्च करने की पोजीशन में होते हैं, उस वक्त गवर्नमेंट उनसे अपना टैक्स ले। जब उस वक्त ना ले जब, जैसे किसान है फॉर एग्जांपल, हमारे मुल्क में तो किसान टैक्स ही नहीं देते, लेकिन अगर किसानों से टैक्स लेना पड़े तो उस वक्त लें जब उनकी फसल की कटाई हो जाए। तो इस तरह बिजनेसमैन से कब टैक्स लें? आप जो दूसरे लोग हैं, अपना जो पे जिनकी आती है, जो उनसे टैक्स कब लें? जब उनको मंथ मंथ के एंड पे जब टैक्स लेंगे, जब उनके पास पे ही नहीं होगे तो कहाँ से देंगे? तो बहरहाल टैक्स तो जाहिर सी बात है साल के लिए देना होता है। तो आप उस वक्त टैक्स लें जब लोग देने के काबिल हों, जब उनके पास पैसा हो, ना कि उस वक्त टैक्स भेज दे जब वो बेचारे उनके पास पैसे ही ना हो। फिर अगला टैक्स का कैनन ये है कि टैक्स कलेक्ट करने की कॉस्ट गवर्नमेंट को कम से कम बेयर करनी चाहिए। जैसे हमारे मुल्क में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है, पता चले कि गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा किया और सारा टैक्स जो है वो उनकी तनख्वाहों पे ही खर्च कर दिया, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ। इकोनॉमी टैक्स, कैनन ऑफ इकोनॉमी ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी मिनिमम, यानी टैक्स को कलेक्ट करने के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है ना वो कम से कम होनी चाहिए। और ये चार जो कैनन थे नहीं, एडम स्मिथ ने बताए थे, अगले भी दो और कैनन आ रहे हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। ये तीन और मजीद कैनन आ रहे हैं, लेकिन ये कैनन जो तीन अब नेक्स्ट आ रहे हैं ये एडम स्मिथ ने नहीं बताया था, ये अदर इकोनॉमिस्ट ने बताए थे। ये लोग कहते हैं कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, यानी ये नहीं होना चाहिए कि टैक्स आपने एक दफा लगा दिया और फिक्स कर दिया कि जी जो मर्जी हो जाए पे करें, यानी मुल्क के हालात के मुताबिक टैक्स लें। अगर मुल्क में बूम है तो फिर ज्यादा टैक्स ले रहे हैं लोगों से, अगर मुल्क में रिसेशन है, डिप्रेशन आया हुआ है इकोनॉमी में, ट्रेड साइकिल देखे ना, अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है और आप लोगों से टैक्स लेंगे तो कहाँ से देंगे वो लोग? इसलिए फ्लेक्सिबल सिस्टम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशंस टैक्स जो है वो लोग दें, और एफिशिएंट भी होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब ये है कि ऐसा टैक्स होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर लोग टैक्स अवॉइड ना कर सकें, टैक्स अवॉइड करना उनके लिए मुश्किल हो जाए, और ऐसा टैक्स सिस्टम होना चाहिए जिससे टैक्स, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अदर एस्पेक्ट्स पे कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना जाएं, यानी इकोनॉमिक बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब ना हो उस टैक्स लगने की वजह से। ये सारी चीजें अगर फॉलो कर लें तो गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो अच्छा टैक्स जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अच्छा आगे चलें तो नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ द टैक्सेशन। ये जनाब मैं आपको समझा चुका हूँ टाइप्स ऑफ द टैक्सेशन के। एक इनकम टैक्स, एक तीन कैटेगरीज होती हैं टैक्स की, बेस तीन होती हैं, एक इनकम के हवाले से बेस होती है, एक एक्सपेंडिचर के हवाले से और एक कैपिटल के हवाले से। इनकम के हवाले से जो टैक्स होती हैं उनको इनकम टैक्स कहते हैं या कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं, और ये कहते हैं। और एक्सपेंडिचर के हवाले से जो टैक्स होते हैं उन्हें सेल्स टैक्स कहते हैं, और ड्यूटीज और लेवीज उन्हें कहते हैं। और कैपिटल के ऊपर जो टैक्स होता है उन्हें इनहेरिटेंस टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स, ये सारा मैं आपको डिटेल से पहले समझा चुका हूँ, मजीद इसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये जो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ये भी आपने खुद पढ़ लेने हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है चीज। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट चलें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी मैं आपको समझा चुका हूँ, स्पेसिफिक और एड वैलोरम टैक्स भी मैं समझा चुका हूँ। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये मैं आपको समझा दूं, जो 2.9 है और 2.10 है। मेरा आज का टारगेट भी यही था कि ये 2.10 तक आपको समझा दिया जाए ताकि कल जो है हम नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू कर सकें। तो ये 2.9 और 2.10 तक पढ़ के फिर वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। तो इसमें डिसइंसेंटिव इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन जो है वो आपको बताया गया है कि टैक्स अगर आप लगाते हैं और उसके नतीजे में अगर जो है वो डिसइंसेंटिव इफेक्ट, यानी टैक्स लगने का इफेक्ट जो है टैक्स लगने का लगाने से क्या होता है, बाज़ औक़ात इंसेंटिव नहीं मिलता, यानी फायदा नहीं होता, इकोनॉमी को नुकसान हो जाता है।
तो इकोनॉमी को जो नुकसान होता है उसे डिसइंसेंटिव कहते हैं। किसकी वजह से? टैक्स की वजह से। पहली बात कि ये डिसइंसेंटिव इफेक्ट क्या होगा कि अगर आपने लोगों की प्रॉफिट पे टैक्स लगाने शुरू कर दिए तो लोग क्या करेंगे? लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे आपके मुल्क के अंदर, और वो कहेंगे जी नहीं हम तो नहीं देते। फिर टैक्स देते हुए लोगों को तकलीफ होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने उनके, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है जाहिर सी बात है कि वो एक रिस्क ले रहा होता है, वो अपना एंटरप्राइज चला रहा होता है, उसने अपना बिजनेस चला रहा होता है, और आप उसमें से गवर्नमेंट कहती है हमें कुछ पैसे दे दें, तो वो उनको तकलीफ होती है वहां पे देते हुए। तकलीफ उस वक्त नहीं होती जब वो टैक्स की अमाउंट इतनी ज्यादा ना हो, और दूसरी तकलीफ उस वक्त नहीं होती जब जो इन्वेस्टर होता है अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहा होता है और अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, तो वो फिर कहता है कोई मसला नहीं, मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अगर बिजली महंगी मिल रही है उसको, उसके अलावा उसको जगह जगह पे स्टेप बाय स्टेप पे टैक्स देने पड़ रहे हैं और उसको इतने रिटर्न नहीं मिल रहे होते, तब वो कहता है कि नहीं मैं टैक्स नहीं देता। तो वो डिसइंसेंटिव इफेक्ट होते हैं टैक्स के, यानी वो बाजू का बिजनेस ही छोड़ देते हैं लोग कि हम नहीं देते। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने आपको एक बिजनेस की बात की। आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर इस वजह से पाकिस्तान को छोड़ के चले गए, जो बड़े अच्छे खासे इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे, अकाउंटेंट थे, कि उन्होंने उनकी इनकम के ऊपर इतना टैक्स लगता था कि उन्होंने कहा जी हम नहीं देते। तो इस वजह से वो अपना मुल्क ही छोड़ के चले गए। इस चीज को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन कहते हैं पढ़े लिखे लोगों का, काबिल लोगों का, ट्रेंड लोगों का आपके मुल्क से छोड़कर चले जाना, उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। यानी ब्रेन आपके मुल्क से चला जाता है। क्यों? क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है। टैक्स ज्यादा लगने की वजह से वो उन मुल्कों की तरफ रुख अख्तियार करते हैं जहां पर उनको कम से कम टैक्स देना पड़े। फिर टैक्स ज्यादा जब लगाते हैं आप लोग, तो उसका एक ये भी डिसइंसेंटिव फैक्ट होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि टैक्स को अवॉइड करें। टैक्स को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं? लूप होल्स तलाश करते हैं एक्सपर्ट्स की मदद से, टैक्स एक्सपर्ट्स की मदद से लूप होल तलाश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो टैक्स को क्या करें, सेव कर लें, टैक्स देना ना पड़े, और करप्शन करते हैं, टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते। और टैक्स एविजन, टैक्स चोरी को कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि हम टैक्स दे ही ना, और ये ब्लैक इकोनॉमी कहलाती है, जिसमें आप टैक्स जो है ना उसमें पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी साथ साथ स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है, जिसमें लोग अपनी इनकम को डिक्लेयर ही नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं कि लोग डिसइंसेंटिव इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये मैंने आपको तीन चार बताए कि टैक्स लगने के नुकसानात ये होते हैं। सादा अल्फाज में टैक्स लगने के नुकसान ये होते हैं कि लोग टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स से बचना चाहते हैं, लोग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हम अपनी इनकम ही ना बढ़ाएं, क्योंकि ना इनकम बढ़ेगी इतनी, ना टैक्स ब्रैकेट में आएंगे, तो वो अपनी उसी इनकम में गुजारा करने की कोशिश करते हैं। वो उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है इनकम बढ़ाने की, वो कहते हैं गोली मारें, ये सारी टैक्स में चली जानी है, ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं है उसके अंदर जाने की। ठीक है ना जी? अच्छा, अगली बात जो मैं आपको समझा रहा हूं वो है लेफर कर्व। मैं लेफर कर्व आपको पहले बना के समझाऊं, फिर हम इसको समझते। ये जी इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर आर्थर लेफर, उसने ये लेफर कर्व दिया था। बड़ी अच्छी बात उसने की थी। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि जी यहां पर है टैक्स रेवेन्यूज, और यहां पर है टैक्स रेट परसेंटेज में, और जनाब ने ये एक कर्व बनाया। ये कर्व है, ये कर्व है आपके पास। उसने ये कहा कि अगर आप 100% टैक्स लगा दें, 100%, तो क्या होगा? आपको कोई टैक्स नहीं देगा। 100%, देखें यहाँ टैक्स है, ये आपके सामने, यहाँ पे 100% टैक्स है, ये आपको नजर आ रहा है 100%, ये 100% टैक्स है, और यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू आपके सामने कितना है? 0। देख रहे हैं? यानी सबका सारा का सारा टैक्स ही है आपने देना है। तो जब आपने 100 रुपए कमाना है और 100% टैक्स और 100 ही टैक्स में देना है, तो आप काम करेंगे?
नहीं करेंगे। आप कहेंगे 100 कमा के सारे गवर्नमेंट को देना है तो मुझे क्या करने की जरूरत है काम करने की। इसका मतलब ये है कि इस अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे फर्ज कर लीजिए टैक्स रेट है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, टैक्स रेट, और यहाँ पर है टैक्स रेवेन्यू। तो ये फर्ज कर लीजिए क्या क्या है आपके पास, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 0%। तो 0% जब टैक्स ही 0% होगा तो रिटर्न कितना मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल बिलियन में बात कर रहे हैं आप, ये टैक्स रेट परसेंटेज में है, और ये फर्ज कर लें किसमें, ये बिलियन में आप टैक्स रेवेन्यू को देख रहे हैं, ये परसेंटेज में देख रहे हैं। ठीक है ना जी? तो मुझे बताइए 0% टैक्स हो तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा? जीरो ही मिलेगा ना। ये वाला पॉइंट है, ये वाला, दिस वन, जीरो वाला। और अगर ये वाले इस पॉइंट पे आ जाएं, 100% टैक्स कर दें, तो तब भी आपको टैक्स रेवेन्यू कितना मिलेगा? जीरो। तो दोनों सूरतों में टैक्स नहीं मिलेगा आपको, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, 100% पे भी और 0% पे भी। इसी तरीके से फर्ज कर लें कि ये टैक्स रेट 25% है, फर्ज कर लें, तो इस पे फर्ज कर लें आपको रिटर्न मिलता है, यहां से चेक कर लें, तो ये फर्ज कर लें 30 बिलियन मिलता है, 30 बिलियन। और इसी जगह पे अगर आप ये देखें, यहां पर फर्ज कर लें जो टैक्स रेट है वो 75% है, तो इसका मतलब 25% पे और 75% पे आपको जो टैक्स रिटर्न मिल रहा है वो 30 बिलियन मिल रहा है, 30 बिलियन। इसका मतलब 25% टैक्स हो आपके मुल्क के अंदर, यानी जितना भी आप कमा रहे हो उसमें से 25% आपने गवर्नमेंट को देना हो, तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा इकट्ठा होता है वो 30 बिलियन होता है। या अगर आप देखें 75% टैक्स कर दें, तो तब भी आपको कितना मेरा 30 बिलियन। तो क्या जरूरत है कि आप 25%, आप 75% टैक्स लगाएं, आप 25% लगा लें। क्योंकि 75% टैक्स का मतलब है कि 100 रुपए अगर आप कमाते हैं तो 75 रुपया आपने गवर्नमेंट को देने और 25 आपको मिलेंगे। ठीक है ना जी? और 25% टैक्स रेट का मतलब यह है कि 100 रुपए अगर कमाते हैं तो 25 गवर्नमेंट को देंगे, 75 आपको मिलेंगे। लेकिन आप इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखें, जो लिविस ने कहा, सॉरी लेफर ने कहा, ऑर्थर लेफर ने क्या कहा, उसने ये कहा कि दो पॉइंट ऐसे आते हैं जो कि एक मिनिमम है, एक हाईएस्ट है, ये वाला मिनिमम है और ये जो है वो मैक्सिमम है, जिसके अंदर दो पॉइंट्स ऐसे आए हैं जिसके अंदर टैक्स रेवेन्यू सेम है। तो क्यों आप हाई को चूज करें, आप लो को चूज करें? क्योंकि हाई तो और ज्यादा नुकसानदेह है ना। आपको गर्ज टैक्स रेट से है या टैक्स रेवेन्यू से है? तो उन्होंने कहा जी हमें तो टैक्स रेवेन्यू से है, तो आप 25% लगा लें फिर। समझ आइए, क्योंकि 30 बिलियन मिल रहे हैं ना, 25% टैक्स लगा के आपको 30 बिलियन मिल रहे हैं, 75% लगा के भी आपको 30 मिल रहे हैं, तो क्यों फिर आप कौन सा टैक्स लगाएंगे? आप 25% लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा टैक्स मजीद लगाएंगे तो डिसइंसेंटिव इफेक्ट और भी होंगे जो आपने भी पढ़े। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर हम चेक करें इस जगह पर ये जो टैक्स रेट होगा, इस टैक्स रेट पर जो टैक्स रिटर्न है वो सबसे ज्यादा है, ये वाले रिटर्न, ये मैक्सिमम है, यानी ये मैक्सिमम टैक्स रिटर्न है जो आपको मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें ये चाहिए कि हम लेफर ये कहता है कि हमें ये वाला टैक्स लगाना चाहिए जिसके ऊपर टैक्स रिटर्न सबसे ज्यादा है। और यहां पर आप चेक करें तो आपको ये नजर आ रहा है कि जो जो टैक्स रेट बढ़ता है, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता है, लेकिन एक हद तक। शुरू शुरू में देखें तो आपको नजर आएगा कि यहां से लेके यहां तक लेफर कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। नजर आ रहा है ना? यहां से लेके यहां तक क्या है? पॉजिटिवली स्लोप्ड है। लेकिन इसके बाद अगर आप चेक करें तो आपको नजर आएगा कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। इसका मतलब लेफर कर्व पॉजिटिव भी है और नेगेटिवली स्लोप्ड भी है। ठीक है ना जी? ये टैक्स रेट बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू जो बढ़ रहा है, ये जीरो से लेके आप फर्ज कर लीजिए ए पॉइंट तक है, तो ये जीरो से लेके ए पॉइंट तक ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है।
तो पॉजिटिवली स्लोप में टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं तो आप देखें टैक्स रिटर्न भी बढ़ रहे हैं। और फिर ए से अगर हम बी पॉइंट की तरफ चले जाएं, ए से हम बी पॉइंट पे चले जाएं तो लेफर कर्व क्या हो जाता है, लेफर कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाता है। और इसमें देखें तो क्या हो रहा है, इसमें टैक्स रेट अगर हम बढ़ाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि टैक्स रेट के बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू क्या हो रहे हैं, कम। तो लेफर कर्व के दो हिस्से हैं, पहला पॉजिटिवली स्लोप्ड है और दूसरा कौन सा है, दूसरा जो है ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। ये वाली बात ये वाली है, और जो पहले वाली बात है वो आपके सामने येलो वाली मैंने बात की, वो ये वाली बात है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये दोनों आपके सामने है, ठीक है ना जी। ये येलो वाला पोर्शन। तो इसमें अब बेहतर सिचुएशन क्या है, बेहतर सिचुएशन ये है कि जहां पर हमें क्या नजर आए, जहां पर एक टैक्स रेट ऐसा होता है जहां पर टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और वो ये पॉइंट है, ए पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर ए पॉइंट से हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो जितना टैक्स बढ़ाते जाएंगे टैक्स रेवेन्यू क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और तो इसका फायदा ही नहीं है। फिर इसका मतलब इस पॉइंट के बाद, इस रेट के बाद, इस टीआर के बाद मजीद टैक्स रेट बढ़ाना ही नहीं चाहिए। टीआर के बाद मजीद टैक्स रेट बढ़ाना फायदा मंद ही नहीं है, क्योंकि जितना बढ़ाते जाएंगे टैक्स रेट, टैक्स रेवेन्यू कम होता जा रहा है। तो हमें तो गर्ज टैक्स रेवेन्यू से है ना, तो क्या फायदा ऐसे रेट बढ़ाने का, क्योंकि उसके तो और नुकसान भी होंगे। और वो और नुकसान क्या हैं, वो नुकसान मैं आपको इधर बता चुका हूँ, ये वाले जिसे हम डिसइंसेंटिव इफेक्ट्स कहते हैं। डिसइंसेंटिव इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो यही है चार। ये नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे, तो ये इससे तो बचते हैं ना हम लोग। इसलिए जरूरी है कि हम टैक्स रेट देख के करें, क्योंकि असल चीज ये नहीं होता कि टैक्स रेट बढ़ाते जाएं और टैक्स इकट्ठा कर लें। असल चीज ये होता है कि रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ है, वो देखने वाली बात है। तो ये मैंने आपको लेफर कर्व जो है बता दिया है। लेफर कर्व समझ गए हैं? तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम इसको अब कर लेते हैं। ये वाली चीज मैक्सिमम है, यहाँ पे टैक्स सबसे ज्यादा। और ये देखें, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर टैक्स रेट क्या है, सेम है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। इन दोनों पॉइंट्स पर आपको टैक्स रेट जो है डिफरेंट है, लेकिन टैक्स रेवेन्यू सेम है यहाँ पे, ठीक है जी।